ये ले बेटा। ए बच्चा, हाँ। ये टॉफीज को वापस दे दे। 1 रुपए छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपए बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ आंकड़ों से करूंगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की मौजूदा आबादी का 31% इस समय शहरों में बसता है, लेकिन इनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करीब 63% है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में देश की आबादी 40% होगी और जीडीपी में इसका योगदान 75% होगा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अगले 15-20 वर्षों के लिए शहरों के समुचित विकास की योजना अभी बनाई जाए, जिससे इनकी भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की संभावनाओं को तलाशा जा सके। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2015 को देश के 100 नगरों के समग्र विकास की रणनीति हेतु स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 7 शहरों को शामिल किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा है। स्मार्ट सिटी और शहरों के समग्र विकास में स्वच्छता पर भी सरकार खासा ध्यान दे रही है। इसके लिए स्वतंत्र स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरों को बतौर प्रतिस्पर्धी शामिल करके उन्हें साफ सफाई के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। देश के 500 शहरों में आज से स्वच्छता सर्वेक्षण का काम शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की संकल्पना में क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वेस्टमेंट, रोजगार, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटलाइजेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई घटक युवाओं से जुड़े हुए रखे गए हैं। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि देश की 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, तो इसमें युवा सहभागिता भी अधिक से अधिक होना चाहिए। केंद्र सरकार ने इंडिया स्मार्ट सिटी चैलेंज नाम से एक प्रतियोगिता भी शुरू की है, जो कि नगर निगम के अधिकारियों के लिए नागरिकों के जीवन में सुधार लाने हेतु स्मार्ट प्रस्तावों को विकसित करने में समर्थन एवं प्रेरणा देने के लिए है। पहले दौर में 100 शहर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनमें से अच्छे प्रस्तावों के लिए ही शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राशि दी जा रही है। आम नागरिक और खासकर युवा अपने अपने शहरों को इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने के लिए भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ युवा प्रतिनिधियों से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सिटी के लिए इनकी आकांक्षा तथा संकल्पना क्या है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं बिटुल गंगल, जो कि आर्किटेक्ट हैं और रियल एस्टेट और शहरी नियोजन की विशेषज्ञ हैं। कई शोध पत्र भी इन्होंने स्मार्ट सिटी के संबंध में प्रस्तुत किए हैं। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं अभिषेक दुबे, जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं तथा इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषयों के अच्छे जानकार हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बिटुल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपने शहरों के सीमांत क्षेत्रों के विकास को, खासतौर से स्मार्ट सिटी में भी सीमांत क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए आपने काफी अध्ययन किया है, इस पर रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किए हैं। क्या खास आपने इसमें बताया और स्मार्ट सिटी के लिए ये संकल्पना कैसे अहम हो जाती है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन की आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया इस टॉपिक के बारे में बोलने का। तो जो स्मार्ट सिटी संकल्पना है या योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक आदर्श शहर का विकास हो, जिसके लिए नागरिकों से परामर्श बहुत ज़रूरी है और नागरिक की भागीदारी को बहुत प्रोत्साहन भी दिया है। और स्मार्ट का अर्थ है तकनीकी का उपयोग करना, पर ये तकनीकी का स्थायी तरीके से उपयोग किया जाए तो सतत विकास होगा। और ये तकनीकी स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग करने योग्य होनी चाहिए और उनके लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। और आज़ाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से शहरी विकास हो, इसकी योजना बनाई है। तो हम भारत में शहरी विकास की जो योजना है उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हमारा स्मार्ट सिटी योजना है, सांसद आदर्श ग्राम मिशन है और हमारा अर्बन मिशन है, जिसके तहत ग्रामीण विकास हो। तो अगर हम सीमावर्ती क्षेत्र या उप शहरी क्षेत्र इनको भी सम्मिलित कर लें योजना बना के, तो भारत के सभी क्षेत्रों का विकास सतत और एवं पूर्ण तरीके से हो पाएगा। और ये एक आगामी बुक है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जो स्प्रिंगर सिंगापुर पब्लिश कर रहा है। उसमें भी सीमावर्ती क्षेत्रों के विषय में डिस्कशन किया गया है। ये पेपर भी उसमें प्रेजेंट किया गया ये पेपर उसमें प्रेजेंट किया गया है। जो हमारी थीसिस थी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है निकमार पुणे से, तो वो थीसिस इस बुक में पब्लिश हो रही है, जिसमें हमने सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में
जानने की कोशिश करी है कि वहाँ पे क्या समस्याएं हैं और उनका क्या हल होना चाहिए। जी। तो अगर ये स्मार्ट सिटी की तरह ही इन क्षेत्रों को भी हम डेवलप करें तो सतत विकास और एवं संपूर्ण भारत का विकास होना अच्छा होगा। सही बात है। और वैसे भी समग्र विकास को शामिल करने की बात स्मार्ट सिटी परियोजना में की गई है, और ऐसे में यदि सीमांत क्षेत्र जो तटवर्ती शहर, बड़े शहरों से लगे हुए जो आसपास के एरिया हैं, यदि उनको विकसित नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर समग्र विकास की संकल्पना को पूरा नहीं किया जा सकता। अभिषेक, चूंकि आप खुद एक अध्यापक हैं और स्मार्ट सिटी की अवधारणा में 15% हिस्सा शहरों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए आरक्षित किया गया है, कुल मिलाकर शिक्षा को लेकर एक माहौल स्मार्ट सिटी में देखने को मिलेगा, इसे आप कैसे देखते हैं और इस दिशा में क्या बेहतर और किया जा सकता है? धन्यवाद अंकुर जी। बिल्कुल, शिक्षा के अगर हम शिक्षा के स्तर की बात करें तो समाज स्मार्ट तभी बन सकता है जब उसे स्मार्ट शिक्षा दी जाए। और मेरा मानना है कि समाज को या सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए वहाँ की शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाना जरूरी है। शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने से मेरा मतलब है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। जहाँ पर आज अगर हम इस शिक्षा के स्तर की बात करें तो स्मार्ट अपने आप में एक अभिजात शब्द लगता है जो पूंजीपतियों के से रिलेटेड लगता है, पर मेरा मानना है कि क्यों ना हम सरकारी स्कूलों में या सरकारी कॉलेजों में वो सुविधाएं प्रोवाइड करें। आज एक सिस्टम हमारे यहाँ, अगर हम बाहर की कंट्रीज़ या यूके की कंट्रीज से हम उनको कंपेयर करें, उन सिटीज़ को कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ आज भी शिक्षा का वही स्तर चल रहा है। क्यों ना हम 24/7 एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं अलाउ कर सकते? सही बात है। जिनमें दिन में स्कूल में बच्चों की पढ़ाई तथा शाम को वो सारे सिस्टम पढ़ाए जाएं उन प्रौढ़ और उन युवाओं को जो डिजिटल इंडिया का ड्रीम देखने के लिए पूरे किए गए हैं। क्या हम उन सब चीज़ों को नहीं प्रोवाइड कर सकते? अगर हम बात करें स्कूल को, मेरा मानना है कि स्कूल की जगह हमें वो मल्टीपर्पस नॉलेज सेंटर बनाने चाहिए जो स्मार्ट बनाने में और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। शिक्षा ही वो एक तरीका है जिसे स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने की परिकल्पना पूरी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा ही एक ऐसा घटक है, ऐसा माध्यम है जिसके जरिए स्मार्ट सिटी की संकल्पना को पूरा किया जा सकता है, और बिना शिक्षा के आप देश को, समाज को, लोगों को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रधानमंत्री ने अपने जो स्मार्ट सिटी की संकल्पना जब जारी की थी तो उसमें 15% हिस्सा जो शिक्षा के लिए रखा था, शैक्षिक संस्थानों के लिए रखा था, तो ऑटोमेटिकली जब 15% हिस्सा ऐसे संस्थानों के लिए रहता है तो इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे भी आएंगे, लगातार शिक्षा का एक माहौल देखने को मिलेगा, और उन संस्थानों की दीवारों से विचार बाहर निकलकर पहुंचेंगे, समाज तक पहुंचेंगे, और उसका असर कहीं ना कहीं समाज की सोच पर भी बिल्कुल अंकर जी, जहाँ तक हम संस्थानों की बात करते हैं, यही वो संस्थान है जहाँ से पढ़कर वो लोग आगे निकलेंगे जो इस स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैं बात करूँ सिविल सर्विसेज या फिर और किसी एग्जाम्स की, यही संस्थानों से पढ़कर ही तो वो लोग आगे आएंगे। अगर इन संस्थानों को हमने सुविधाएं वैसी प्रोवाइड नहीं करी तो हाँ, हो सकता है कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना अभी के लिए रहे, भविष्य के लिए वो ना बन पाए। बिल्कुल सही बात है। और अभी हमें दूरगामी सोच के साथ स्मार्ट सिटी की संकल्पना को साकार करना है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आने वाले कल का सोचें, और आने वाला कल बिना युवाओं के कैसे संभव हो सकता है। बिटुल, आपने अपने प्रेजेंटेशन में ग्रीन, स्मार्ट और सतत बुनियादी विकास की बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है। नियोजित लोकेलिटी, सौर ऊर्जा का उपयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बातें भी आपने बताई हैं, जो कि सतत पोषणीय या टिकाऊ विकास की अवधारणा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कैसे इसे क्रियान्वित किया जा सकता है और कैसे इसे इम्प्लीमेंटेशन करना आसान हो सकेगा? देखिए, जैसे अभिषेक ने कहा कि सबसे पहले नागरिकों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बुनियादी सेवाएं बनी नागरिकों के लिए हैं। तो अगर नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तो इन सेवाओं को प्रदान करना का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे छोटी सी बात है, मोबाइल एप्लीकेशन है, अंग्रेज़ी में आती है, अगर हम इस एप्लीकेशन को स्थानीय भाषा में बनाएंगे तो हर कोई इसका इस्तेमाल कर पाएगा और गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए डेटाबेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो नागरिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि नागरिक गवर्नमेंट का साथ दे। अगर गवर्नमेंट आपके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका साथ दे के संपूर्ण विकास में मदद करें। जैसे हमारा भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। छोटी सी बात है कि हम कूड़ा जो है अपना घर में इकट्ठा करते हैं, कूड़े वाले को दे देते हैं या सड़क पे फेंक देते हैं। अगर हम घर से ही शुरुआत करें कि हम गीला और सूखा कचरा अलग से निकाल के रखेंगे, उसको अलग से डालेंगे, और जो कूड़ा डालने वाली जगह है वहाँ से अगर म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ हैं या कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो समय समय पर आके उसको उठाएं और उससे उसके प्रसंस्करण की सुविधा हो या ऊर्जा कचरे से ऊर्जा निकाली जा सके, तो इस तरीके से साफ़ सफाई भी मेंटेन होती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी लोकेलिटी में थूकना नहीं है या खुले में शौच नहीं करना है, क्योंकि वो जगह हमारे लिए बनी है। तो जब तक नागरिक भागीदारी नहीं होगी, नागरिक अपना स्वामित्व नहीं लेंगे इस
योजना में, तब तक इस योजना का संपूर्ण तरीके से लाभ नहीं उठाया जा खासतौर से मैं सकता। पूछ रहा हूँ मध्य प्रदेश के शहरों के संबंध में, भोपाल हुआ, ग्वालियर हुआ, जबलपुर हुआ, इन शहरों को भी चूंकि स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? सेम यही वही बात है कि नागरिकों को जब तक आप बताएंगे नहीं, जैसे आपका साइनेज है, साइनेज के थ्रू नागरिकों को बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसे हमने लगा दिया यहाँ कूड़ा ना फेंकें, डस्टबिन होता है, पर फिर भी लोग कूड़ा वहाँ पे डस्टबिन में ना डाल के सड़क पे डालते हैं। तो घर से ही माता पिता को शुरू करना चाहिए कि बच्चों को सिखाएं कि कूड़ादान में ही कूड़ा डालना है, खुले में शौच नहीं करना है। भारत सरकार ने सबके लिए घर में टॉयलेट बनाने के लिए एक स्कीम निकाली है, तो हमें चाहिए कि हम ये टॉयलेट की स्कीम अपनाएं, घरों में बनाएं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो गाँव में जैसे हम एड्स भी देखते हैं कि आप अपने घर में टॉयलेट बनाइए, तो ये बहुत ही प्रोत्साहन करने वाली चीज़ है। एडवर्टीजमेंट है, साइनेजेस हैं, एजुकेशन है, स्कूल में हैं या आपकी वर्कशॉप्स हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो नागरिकों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन होना बहुत ज़रूरी है। रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपए छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपए बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। रोहिणी दिल्ली 2014, डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015, तांत्रिक बाबा, अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014, गर्भवती महिला के पति और सास, अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित। और अब एक सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जो दूरदर्शन से जुड़ना चाहते हैं। दूरदर्शन केंद्र भोपाल में स्ट्रिंगर्स कैमरामैन का पैनल बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिन्हें जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी से बढ़ाकर अब 6 फरवरी तक दी गई है। अन्य नियम एवं शर्तें पूर्व में दिए गए विज्ञापन के अनुसार ही होंगी। मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में स्ट्रिंगर्स सूचीबद्ध किया जाना है। पूर्व में पैनलबद्ध स्ट्रिंगर्स को भी नया आवेदन करना होगा। इस बारे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट युवाओं की संकल्पना को लेकर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है। जैसा कि हम स्मार्ट सिटी के लिए अवधारणा में देख रहे हैं, तो इसमें पब्लिक वाईफाई स्पॉट, सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट गुड गवर्नेंस, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सभी विभागीय सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ना, स्मार्ट मीटर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। डिजिटल क्रांति में युवाओं की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। इसे कैसे देखते हैं आप, और क्या खास इस दिशा में और किया जा सकता है? बिल्कुल अंकुर जी, सूचना क्रांति की बात कहें या अभी हम नवंबर में हुए कैशलेस सिस्टम, नोटबंदी की बात करें, इन सभी में डिजिटल सिस्टम या डिजिटल इंडिया का जो ख्वाब है वो मेरे हिसाब से तभी पूरा किया जा सकता है जब हम युवाओं को या फिर इस आने वाली पीढ़ी को डिजिटली लिटरेट करें। आज अगर हम एक छोटे से उदाहरण की बात करें कि इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल हो चुके हैं। अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया प्लान भी बना रही है कि मोबाइल नंबर 11 के आएंगे, क्योंकि 10 की सीरीज पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर हम उसमें डिजिटल साक्षरता की बात करें तो शायद 2 या 3% लोग होंगे जो डिजिटली साक्षर होंगे। डिजिटली साक्षर का मेरा मतलब है कि उन सुविधाओं को उपयोग करने की जानकारी होना। क्या फेसबुक या व्हाट्सएप चलाना ही डिजिटल साक्षरता नहीं है? सही बात है। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे ऐप बनाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार के भी ऐसे बहुत से ऐप हैं जिन ऐप के थ्रू आप अपने समाज को सुधारने का काम कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि युवा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम आज से पुराने
इतिहास में भी अगर हम जाकर बात करें तो युवाओं ने तकदीर बदली है देशों की। अरब स्प्रिंग लें या फिर निर्भया कांड में युवाओं का सोशल मीडिया का यूज़ करना, अन्ना हजारे के मूवमेंट में भी युवाओं ने सोशल मीडिया को उस लेवल पर यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो युवा अपने लेवल पर कर सकते हैं और देश में डिजिटल क्रांति को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप एक चीज़ सोच कर देखिए कि जहाँ पर अगर हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते हैं जिसमें 3 मुख्य अवयव होते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पर नेट सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक हो रही हो। तीसरा होता है कनेक्टिविटी। इन तीनों चीज़ों को नॉर्मल पब्लिक तक पहुँचाना ये युवाओं का ही कार्य है, क्योंकि युवा ही वो वर्ग है जो इन सब चीज़ों को अधिक से अधिक समझ सकता है और लोगों को समझा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही में इन चीज़ों को बोला था कि एक युवा सिर्फ 10 लोगों को ये चीज़ समझाए कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है। के लिए तो इस चीज को काफी प्रमोट किया गया है। मेरा मानना है कि अगर युवा उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो ये सूचना क्रांति का युग बहुत जल्दी इंडिया में उस लेवल तक पहुंच सकता है या उस स्तर तक पहुंच सकता है जो बाहर की कंट्रीज में पहुंच चुका है। बिल्कुल। और आजकल तो अधिकतर सरकारी विभागों को जो है वो कहीं ना कहीं मोबाइल से जोड़ दिया गया है, उनकी एप्लीकेशन बना दी गई हैं। यदि आपका सड़क पर भी कोई गड्ढा यदि खराब मिलता है आपको, तो उसका आप पिक्चर खींचिए और उसे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय तक आप भेज सकते हैं आसानी से। तो वो रेलवे की ट्विटर सेवा हो कई सारी चीजें हैं। या फिर हमारे, और हम लगातार देख रहे हैं विदेश मंत्री जो हैं हमारी ट्विटर पर ही लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनका समाधान कहीं ना कहीं कर रही हैं। तो डिजिटल क्रांति भी स्मार्ट सिटी के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी बात कही कि युवा सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने का मतलब ही सिर्फ डिजिटली लिटरेट होना नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि विविध प्रकार की जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको चलाना भी हम जानते हैं और उनसे हम देश के विकास में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। बिटुल, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके प्रेजेंटेशन में जो एक बात मैंने देखी थी कि हमें भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने बहुत कई अहम सुझाव दिए हैं। सरकार ने भी इनमें से कई को अपनाया है, लेकिन भारत के सघन जनसंख्या वाले शहरों के बीच सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम की अंडरग्राउंड व्यवस्था, भूमिगत विद्युत केबल बिछाना और भी दूसरे जो कार्य हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। साथ ही हमारी ऐतिहासिक विरासतों और पर्यटन महत्व के केंद्रों को सहेजना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट है वो संपूर्ण तरीके से हो, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सिर्फ सामाजिक हो। हमें भौतिक, सामाजिक, सांस्थागिक और आर्थिक जो बुनियादी ढांचे हैं उनको साथ में लेके चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आवास दे दिया तो उससे हमारी आबादी की पूर्ति हो जाती है या उनको एक फैसिलिटी मिल जाती है। मनोरंजन के लिए भी हमें मनोरंजन रिक्त स्थान देने चाहिए, जैसे पार्क है, गार्डन है या आपके टेम्पल्स हैं, चर्चेज़ हैं। किफ़ायती हाउसिंग में गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। जैसे अभी यूनियन बजट में भी उन्होंने बोला था कि पेरी अर्बन एरियाज़ के लिए उन्होंने 60 स्क्वायर मीटर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट बढ़ाई है कारपेट एरिया में। नगर निगम के तहत उन्होंने 30 स्क्वायर मीटर की कारपेट एरिया के लिए हाउसिंग अनाउंस करी है। तो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, विरासत है, पर्यटन है। पर्यटन से भी भारत ने बहुत काफ़ी आगे भूमिका, मतलब भारत में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोत्साहन मिला है। पर्यटन भी अपने तरफ से एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक वॉकेबिलिटी की बात होती है कि सड़क पे जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए फुटपाथ्स अवेलेबल हों। फिर हमने ये बात करी है कि स्मार्ट सिटी में नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जो होता है, जैसे गैर मोटर चलित परिवहन जिसे हम कहते हैं, तो उससे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए भी विकास को देखना ज़रूरी है। और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी अहम होगा। दूसरी चीज़ आती है कि हमारे नए भवनों का निर्माण हो रहा है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो पुराने और नए भवन हैं उनको हम ग्रीन स्टैंडर्ड्स पे बनाएं ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। तो जैसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने एक ग्रीन विलेज रेटिंग निकाली है पिछले साल अक्टूबर में, जिसके तहत ग्रामीण विकास को सतत तरीके से मापने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है। तो अगर ग्रामीण विकास होगा, वहाँ पे लोग शिक्षित होंगे, ऐसे शहर में स्मार्ट सिटी योजना लाई गई है ताकि ग्रीन, स्मार्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इस भारत में देख सकें। और युवाओं का इसमें बहुत ही अहम रोल आता है, क्योंकि आज हम शिक्षित हैं तो हम औरों को भी इसमें शिक्षित कर सकते हैं। सही बात है। ये एक बहुत छोटा पॉइंट होता है अंकुर जी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सब आज की बात करते हैं, और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम फ्यूचर को भी देखकर बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, जिसमें हम एनवायरनमेंट को देखकर हमें स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करनी चाहिए। हाँ, सही बात है। क्योंकि आने वाले समय में जब आपके पास एक उपयुक्त पर्यावरण नहीं रहेगा तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर भी लेंगे तो क्या होगा कि कोई बड़े बड़े संस्थान, मॉल कॉम्प्लेक्स, ये कोई ऑक्सीजन तो देने वाले हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर
हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं और दूसरे तरह का जो भी विकास है उसमें पर्यावरण का महत्व, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां ऐसा ना हो कि वो अपनी पिछली पीढ़ियों को सिर्फ इस बात के लिए गाली दें कि उन्होंने भविष्य में उनके लिए एक उपयुक्त वातावरण नहीं छोड़ा जिसमें वे अच्छे से सांस ले सकें, जहां पर उन्हें अच्छा शुद्ध पानी उपलब्ध हो, जहां पर और भी प्राकृतिक संसाधन उन्हें इजीली अवेलेबल हो सकें। जैसे हम अभी देखते हैं कि जो हमारे औद्योगिक या कारखाने जैसे क्षेत्र हैं वो केंद्रीय शहर के केंद्रीय सीमाओं के बजाय सीमा पर विस्तार करते हैं, क्योंकि हमें जो शहरों का केंद्र है उसको प्रदूषण रहित रखना है। तो सीमा पे विस्तार करने की वजह से वो ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन बढ़ता है। अब वहाँ पे आके लोग रहना तो शुरू कर देते हैं, शहरों में भी भीड़ भाड़ बढ़ रही है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे हमारे जो संपत्ति और सेवा की जो कीमत है वो केंद्रीय शहरों की अपेक्षा कम है। तो इसलिए मध्य या कम आय वर्ग के लोग हैं वो ये ज्यादा चाहते हैं कि हम सीमा की तरफ ज्यादा रहें, टाउनशिप शहरों से लगे हुए क्षेत्रों को चुनते हैं, वो भी उन्हीं क्षेत्रों में जाके स्मार्ट टाउनशिप बसा रहे हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीमा की तरफ विस्तार कर रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, तो इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सतत विकास के लिए हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। क्योंकि स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, स्थायी तरीके से परमानेंट नेचर में वो इस्तेमाल होगी और लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, तो सभी क्षेत्रों का एक संपूर्ण विकास संभव होगा। हम भोपाल का ही उदाहरण लेते हैं। भोपाल में मिसरौद का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट देखा जा रहा है। मतलब डेवलपमेंट, लोग बस रहे हैं, इस लिहाज से कई टाउनशिप वहाँ पर आ रही हैं। सूखी सेवनिया तरफ जाते हैं, बैरागढ़ के आगे वाला क्षेत्र है। मैं सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूँ, ऐसा पूरे भोपाल में भी देखने मिला। इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों की स्थापना काफ़ी ज़्यादा शहरों में है। भोपाल से लगा हुआ मंडीदीप है, इंदौर के पास जाएँ तो पीतमपुरा है, और भी दूसरे ऐसे SEZ क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग काम करने काफ़ी आते हैं, गाँव से ये लोग काम करने आते हैं। तो इस कारण ये लोग अप डाउन करना बेहतर, मतलब अपने गांव से शहर में आने से बेहतर ये समझते हैं कि सीमा से लगे हुए क्षेत्रों पर रहने लगे। तो इन क्षेत्रों के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसको क्रियान्वित करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, क्या स्मार्ट सिटी में ये सारी चीज़ें हैं अथवा नहीं है? यदि नहीं है तो कैसे इनको जोड़ा जा सकता है? देखिए, अगर हम भोपाल का उदाहरण लेते हैं तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और स्मार्ट सिटी में भी इसको सम्मिलित किया गया है। तो भोपाल के केस में हम देख सकते हैं कि जो भोपाल का विकास हुआ है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में वृत्तचाप के रूप में हुआ है, क्योंकि पश्चिम दिशा में हमारे ये बड़ा तालाब मौजूद है और पश्चिम दिशा में हमारा मंडीदीप एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास कर रहा है और पूर्वी दिशा में हमारा BHEL है या आपका MP नगर है, ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। स्मार्ट सिटी में MP नगर को एरिया बेस्ड प्रपोजल के तौर पे विकसित करने का प्लान बनाया गया है। बाकी पैन सिटी एरिया में भी आपके जो मोटे मोटे आते हैं वो है कि वॉकेबल बनाना है और आपका CCTV कैमरा के द्वारा सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल ले करनी है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या है, आपका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर सकता है और जगह कम लगती है और आपको अच्छी सर्विस मिलती है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये सेवाएं सिर्फ नगर निगम की सीमाओं तक ना सीमित रह जाएं, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र भी बहुत स्थायी चरित्र देते हैं और ध्यान देने के लिए कहते हैं। और ये जो हमारी आबादी है वो केंद्रीय शहरों के बजाय अब सीमा पर विस्तार हो रही है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके लिए भी बुनियादी सेवाएं बनाई जाएं। जी, सही बात है। बहुत अच्छी बात कही कि बुनियादी सेवाएं जो तटवर्ती इलाके हैं, जो शहरों से लगे हुए हैं, उनके लिए भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं। और यदि उन लोग वहां पर कॉलोनी डेवलप हो गई हैं, लोग वहां पर रहने लगे हैं, लेकिन आने जाने के लिए यदि उनके पास उचित परिवहन नहीं है, तो फिर ये भी कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की संकल्पना में ये चीज़ें तो नहीं होना चाहिए। तो जब हम स्मार्ट शहर बना ही रहे हैं तो ऐसे तटवर्ती क्षेत्र जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की संकल्पना से उन्हें बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ रुकते हैं एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। अच्छी मोहब्बत की है। तो जिसमें अपना आज देख रही है उसमें मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। सूरज पश्चिम से कभी नहीं उगता। हमें हमारे बेटे पर पूरा यकीन है। तो तुम्हारी इज्जत है और मेरी बहन अंजलि की इज्जत का क्या? चंदा मेरी बहना।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। और अब एक सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जो दूरदर्शन से जुड़ना चाहते हैं। दूरदर्शन केंद्र भोपाल में स्ट्रिंगर्स कैमरामैन का पैनल बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिन्हें जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी से बढ़ाकर अब 6 फरवरी तक कर दी गई है। अन्य नियम एवं शर्तें पूर्व में दिए गए विज्ञापन के अनुसार ही होंगी। मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में स्ट्रिंगर्स सूचीबद्ध किया जाना है। पूर्व में पैनलबद्ध स्ट्रिंगर्स को भी नया आवेदन करना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी दूरदर्शन मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.ddbhopal.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र डीडी भोपाल की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है और निर्धारित तिथि तक दिए गए प्रारूप में दूरदर्शन केंद्र भोपाल के पते पर भेजा जा सकता है। इसके साथ ही कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल से भी फॉर्म प्राप्त कर जमा किए जा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट युवाओं की संकल्पना को लेकर हम बात कर रहे हैं। अभिषेक, ब्रेक पर जाने से पहले परिवहन के को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, स्मार्ट सिटी में ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो, इसको लेकर बिटुल जी ने बात की थी। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि कई यूरोपीय और अमेरिकी देशों के, क्योंकि आपने वैश्विक समाजशास्त्र का और वहाँ के पर्यावरण सिस्टम का काफ़ी अध्ययन किया है, तो ऐसे अमेरिकी देशों में, यूरोपीय देशों में जब ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी सिस्टम की बात बहुत अहम हो जाती है, इन सब चीज़ों की काफ़ी तारीफ़ें की जाती हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन जैसे देश जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। हमारे देश में सीमित संसाधनों में ऐसा क्या खास हम कर सकते हैं? हम हालांकि ये बात करते हैं कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन उन सीमित संसाधनों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके? देखिए अंकुर जी, अगर हम सीमित संसाधनों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि संसाधनों की कमी है हमारे यहाँ, बस कमी उन चीज़ों के सोच की है। हम उन चीज़ों को डेवलप करें तो हम कर सकते हैं। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के लेवल पर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी की बुनियाद ही परिवहन होती है। और अगर परिवहन प्रॉपर है तो लोग अपनी जगह पर समय पर पहुँचेंगे और अपने कामों के लिए अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समय और मेहनत दे सकते हैं। अगर हम परिवहन के लेवल पर बात करें तो जैसे आज हम भोपाल में एक BRTS सिस्टम देखते हैं, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम ने भोपाल में बहुत सारे लोगों को त्वरित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सुविधाएं दी है। ऐसी सारी सुविधाएं हमें डेवलप करनी होंगी। जैसे अगर हम बात करें मास ट्रांसपोर्टेशन या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं। क्यों हम एक साथ उसको बल्क ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं कर सकते? ये करना चाहिए। परिवहन में इन सब चीज़ों को की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में। रही बात कि जैसे BRTS का सिस्टम हुआ, या हम मुंबई में मोनो रेल की बात करते हैं, या दिल्ली में मेट्रो। दिल्ली में मेट्रो आने से दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन बहुत हल्का हुआ है। अच्छा, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और सारे सिस्टम आते हैं, वहाँ पर हम एक बात और कर सकते हैं। जैसे क्यों हम आज GPS टेक्नोलॉजी, जैसे आपने GPS टेक्नोलॉजी की बात करी है, सिक्योरिटी सिस्टम की बात करी, लोग मास ट्रांसपोर्टेशन को यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें वैसी वो सुविधा नहीं मिलती। अगर उन्हें सुविधा मिले, एक यहाँ पर सिस्टम आता है बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में GPS सिस्टम, या फिर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पर, जिसमें लोगों को हेल्प की जाती है, या उन सब चीज़ों में वहाँ तक पहुँचाने के लिए बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं ये है कि एक चीज़ और जो बहुत अहम हो जाती है कि जब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो इससे ये फायदा होता है कि लोग बाग अपने खुद के व्हीकल का यूज कम से कम करेंगे, और इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलने का संकट भी कम होगा। मास ट्रांसपोर्टेशन का जो इस नॉर्दर्न यूरोपियन की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो अगर हम रिसर्च की बात करें तो वहाँ पर मास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि कम से कम निजी वाहन यूज किए जाएं, और निजी वाहन जब यूज किए जाते हैं और कम से कम यूज किए जाते हैं तो मास ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, जिससे पोल्यूशन कम होता है। आपने ग्रीन मफलर सिस्टम वहाँ से और स्टार्ट हुआ है, इसके थ्रू आप पेड़ों को लगाना या रोड के साइड में पेड़ों को लगाने से ध्वनि प्रदूषण को रोका जाता है, वायु प्रदूषण को रोका जाता है। ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट, मतलब अगर हम उस बात करें उस संकल्पना की जो भारत में सोची जा रही है, उसे और अच्छा किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से परिवहन का बुनियादी ढांचा सही होना, ये स्मार्ट सिटी की परिकल्पना हो सकती है। आपके मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में भी देखा था इसको लेकर, आपने किस तरह से तटवर्ती इलाके जो हैं, मतलब तटवर्ती मैं बोल रहा हूँ सीमावर्ती शहरों से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, उनको शहरों से जोड़ने के लिए आपने क्या योजना दी है?
उसमें यही योजना आती है कि एक तो हम नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जो कहते हैं उसको प्रमोट करें, जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। वॉकेबिलिटी जो फुटपाथ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग शहर में आते हैं काम करने के लिए, जो हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं केंद्रीय शहरों को, तो सीमावर्ती क्षेत्रों से आना और जाना उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि मेट्रो में बहुत सुधार आया है। मेट्रो से आज एक कम से कम 25 लाख यात्री ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही सुख सुविधाजनक एक प्लान बनाया है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो अगर हम नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, प्लस जैसे हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज हैं उसमें अगर हम जीपीएस का, जैसे अभिषेक ने बात करी, हम जीपीएस इंस्टॉल करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको ट्रैक कर सकते हैं बस कहाँ पे है। आपका अगर वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है तो आप ये देख सकते हैं बस कहाँ पर आएगी, कितने बजे आएगी, तो आपके लिए मूवमेंट आसान हो जाती है, ट्रैकिंग आसान हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो सूचना संचार जो डिजिटलीकरण है, आपका नागरिक वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम नागरिकों को सुख सुविधा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सिर्फ ना केवल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक, आर्थिक, बल्कि कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा, परिवहन में भी हेल्प करेगा और अच्छे तरीके से विकास हो सकेगा। और देखिए जितनी सुविधाएं हम उनको प्रोवाइड करेंगे, इससे वो लोग प्रेरित होंगे मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आज यूज नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन लोगों को लगता है वो असुरक्षित है। खासकर अगर हम महिलाओं के सापेक्ष में बात करें तो वो उसमें जब हम सुरक्षा की चीजें या सिक्योरिटी की चीजें प्रोवाइड करेंगे तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करेंगे और कम से कम निजी वाहन अगर सड़कों पर दिखते हैं वो स्मार्ट सिटी ज्यादा अच्छी होती है। जो हम आपने जो क्वेश्चन हमसे पूछा था या कि अमेरिका या फिर यूरोपियन सिटीज में ऐसा, वो यही संकल्पना है कि कम से कम प्राइवेट वाहन रोड पर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मास ट्रांसपोर्टेशन। सही बात है। आपने एक और बहुत अहम बात कही सिक्योरिटी को लेकर। मैंने पहले भी ये प्रश्न किया था लेकिन हम इस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं कर पाए थे। आए दिन जो महिलाओं के साथ या और भी लूटपाट की जो घटनाएं सुनने मिलती हैं, तो कोई शहर तब तक तो स्मार्ट नहीं माना जाएगा जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करे। इस तरह की आपराधिक वारदातों को कम करने के लिए बिटुल, इसके लिए क्या खास होना चाहिए? बहुत सारी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं डायल 100 वाहन शुरू किए गए हैं और भी कई तरह से लोग जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन और कई जो ऐसे अंदरूनी इलाके होते हैं, क्योंकि कोई चौराहे पर सभी के सामने तो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, दूरवर्ती क्षेत्रों जो अक्सर लोगों की नज़र में या जिनसे पुलिस थानों की दूरी काफ़ी होती है, इन जगहों पर सिक्योरिटी व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, जब कोई अपराध होता है तो अंधेरा होता है जी। अगर हम अंधेरे को मिटा देंगे तो अपराध में भी कमी आएगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम स्ट्रीट लाइट्स लगाएं और स्ट्रीट लाइट्स जहाँ प्रकाश होगा वहाँ इंसान एक अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसके लिए भी जो स्मार्ट सिटी में हमने देखा कि पोल्स पे एक तो सोलर पावर पैनल लगाया है जिससे आप सौर ऊर्जा के थ्रू लाइट दे रहे हैं। उसमें आपके सौर ऊर्जा में भी ये है कि जब आपकी लाइट होगी तो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स आपके लगाए गए हैं। अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है तो लाइट डिम हो जाएगी, लाइट बंद नहीं होगी। और उसके बाद अगर कोई आता है तो लाइट का जो प्रकाश है वो बढ़ जाएगा, पर लाइट रहेगी आपकी। तो स्ट्रीट लाइट्स होगी, अपराध में भी कमी आएगी। प्लस सीसीटीवी कैमरा है, अगर हम अच्छी क्वालिटी का कैमरा लगाते हैं और रेगुलर तरीके से उसको मॉनिटर करते हैं, आपका कमांड कंट्रोल सेंटर अगर अच्छा है और लोग सतर्क हैं तो अपराध में कमी आएगी। सही बात है। मॉनिटरिंग की बात काफ़ी आपने अहम कही है, लेकिन अक्सर ये होता है कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा तो दी जाती हैं लेकिन उनको डैमेज कर दिया जाता है, उनकी प्रॉपर निगरानी लंबे समय तक नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पर अंकुर जी बात बस वही आती है कि जब तक समाज में शिक्षा का स्तर उस लेवल पर नहीं आएगा तब तक उन चीज़ों को की परिकल्पना बिल्कुल निराधार हो जाएगी। बिल्कुल बात वही है। सरकार जितना भी कर ले, जनता अगर उस चीज़ को नहीं, लोगों की नागरिक सहभागिता के बिना जनता सरकार कुछ नहीं कर सकती। सही बात है। बिटुल, बहुत थोड़ा समय अब हमारे पास रह गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी से जोड़ने के संबंध में आपने कई तरह की चुनौतियां भी अपने इसमें गिनाई हैं और उनका समाधान भी पेश किया है। इन दोनों को ही मैं समाधान को भी जानना चाहूँगा। और आपने कहा है कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं एवं पीपीपी
मॉडल के माध्यम से कन्वर्जेंस की भी बात आपने कही है। हाँ जी। ये पूरा क्या आपने इसमें बताना चाहा है, मैं समझना चाहूँगा। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल एक विशेष शहर के लिए एक समस्या है, परंतु देश में सभी शहरों के लिए एक समस्या बन चुका है। और इसमें काफ़ी चिंताएं शामिल हैं, जैसे ज़मीन के स्वामित्व पैटर्न में कमी आती है, बुनियादी ढांचों में कमी है, एकीकृत वकालत करने वाले। इन चीज़ों को सरल भाषा में आप बताइए, जैसे हाँ दूर जी। क्योंकि जैसे ये लैंड, थ्योरी तो आपने यहाँ पर हाँ बताई है, जी। लेकिन एक आम आदमी इस चीज़ को कैसे समझ सकता है? लैंड ओनरशिप में कमी आती है, जैसे हम किसानों से ज़मीन ले लेते हैं और उस पर एक टाउनशिप डेवलप कर लेते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि डेवलपर्स जो हैं सीमा पे जाके एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप का प्लान लेकर आ रहे हैं और बहुत तेज तरीके से इसका विस्तार हो रहा है। बुनियादी ढांचों में कमी आती है। फिर आपका जो सिंगल विंडो क्लियरेंस अप्रूवल है या फास्ट ट्रैक निर्णय लेने वाली एक समिति होती है जिसको हम एसपीवी कहते हैं। तो अगर हम एक एसपीवी बनाएं और उसमें फास्ट ट्रैक अप्रूवल सिस्टम लगाएं या सिंगल विंडो क्लियरेंस लगाएं, क्योंकि आजकल क्या होता है, हमें कोई भी डेवलपमेंट करना है उसके लिए बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं जिसमें टाइम लग जाता है। तो अगर एक अथॉरिटी होगी और वही सारे अप्रूवल ग्रांट करेगी तो टाइम भी कम लगेगा, डेवलपमेंट भी हमारा फास्ट होगा। और इसमें जो एसपीवी बने उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसकी टाइम टू टाइम रेगुलर मीटिंग हो और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो एक सिंगल फॉर्मेट में बनाया जा सके, क्योंकि डेटा जब कलेक्ट होता है हर एक का फॉर्मेट अलग होता है, फॉर्मेट सेम करने में भी टाइम लगता है, आपकी मैन पावर भी लग रही है। तो जब फॉर्मेट सेम होगा तो लोगों में इसकी जानकारी भी अच्छे से फैलेगी, उसको डेटा को एनालाइज करना भी आसान होगा। और जो विभिन्न सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जिनसे हम कन्वर्जेंस ले सकते हैं। पीपीपी के थ्रू या सीएसआर इनिशिएटिव्स के थ्रू हम कंपनीज को प्रोत्साहन कर सकते हैं कि वो आएँ और इसमें इन्वेस्ट करें। हमें ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल इसके लिए फंडिंग मैकेनिज्म बनाएं, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं अवेलेबल हैं कि जिससे हम फंडिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत ही कहना चाहिए कई चीज़ें आपने एक इस समस्याओं को लेकर और चुनौतियों को लेकर अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं शामिल करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी कई बार ये देखा जाता है कि हम चीज़ों को पेपर पर तो बना देते हैं और बहुत बड़े बड़े प्लान भी हम लोगों के सामने दे देते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर उन चीज़ों को उतारने की कोशिश की जाती है तो कई नई तरह की समस्याएं आती हैं। तो क्या प्लान बी भी कुछ है कि यदि ये ऐसा नहीं हो पाता है तो इसको दूर करने के लिए और क्या खास किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा अहम बात है कि नागरिकों से परामर्श करा जाए, उनको अपने प्लान्स में शामिल किया जाए। जब तक वो नहीं बताएंगे उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, क्योंकि हर शहर की अपनी एक अलग समस्या होती है और जहाँ पर नागरिकों की कुछ भौतिक सुविधाएं होती है, जैसे अगर हम हिल स्टेशन की बात करें या ग्राउंड एरिया की बात करें या प्लेन एरिया की बात करें या समुद्र के किनारे पर रहने वाले, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है। तो मेरे हिसाब से पिठुल ने जो कहा कि सबसे सही है कि नागरिकों से सलाह ली जाए और उनको क्या सुविधाएं, इससे शायद उन चीज़ों को हम और ये बहुत ही खास बात आपने जाते जाते बताई है कि आप एक यूनिवर्सल किसी के लिए प्लान नहीं बना सकते हैं कि आपने एक ये योजना आपने बना दी है, आपने हो सकता है दिल्ली के लिए कोई योजना बनाई है, उसे आप चेन्नई में नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और हर क्षेत्र की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। तो हर जगह बेहतर ये होता है कि उस क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की जाए, उनसे परामर्श लिया जाए और परामर्श के बाद जो लोगों की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें संज्ञान में लेकर यदि कार्य करेंगे और कार्य योजना बनाएंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर क्रियान्वयन किसी भी योजना का हो सकता है। और जो कहना चाहिए कि कार्य करते समय, योजनाओं को साकार करते समय जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को अधिक से अधिक कम इसमें किया जा सकता है। आप दोनों ने कई अहम तथ्य हमारे साथ साझा किए इस पूरी चर्चा में और इससे कहीं ना कहीं दर्शक समझ गए होंगे कि आज कोई भी सरकार की योजना जब आती है तो उसको लेकर युवा कितना सजग है, कितना जागरूक है और उस पर बात कर रहा है। आप दो सिर्फ प्रतिनिधि थे जिनके जरिए युवाओं की सोच कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के सामने, लोगों के सामने आती है, शासन प्रशासन तक भी कहीं ना कहीं आपकी बात पहुंचती है और अन्य जो युवा वर्ग जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहा है उसे भी इस मामले में समझना चाहिए कि कोई भी योजना यदि बनती है तो वो आपके लिए है, इससे आपका वर्तमान और आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हमें उन पर बात भी करना है और शासन प्रशासन के साथ जितना बन सके उतना सहयोग भी हमें करना आवश्यक है। आप दोनों ने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई अहम बातें हमारे साथ शेयर की, इतने सारे विषयों पर, स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए कई विषयों पर हमें बात करना था। निश्चित तौर पर सभी पर विस्तार से बात करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यथा समय, कम समय में ही सभी विषयों को समेटकर दर्शकों के सामने एक छवि बनाने में निश्चित तौर पर सफलता पाई होगी, ऐसी हमें आशा है। फिलहाल रुकते हैं यहीं, अगले हफ्ते जब आएंगे तो फिर कई
नई शख्सियतों के साथ नए विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।